हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्दल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, ये यूरोकैरियोट्स का की फीचर्स माना जाता है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से डिटेल के अंदर इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एसिडियन जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा जो होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। और ये उससे आगे की वीडियो है कि लार्वा के अंदर किस तरीके से मेटामॉर्फोसिस होते हैं, किस तरीके से चेंजेस होते हैं, वो लास्ट में जाके एडल्ट यानी कि हर्ड माने के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, शब्द है हमारे सामने, वो है मेटामॉर्फोसिस और दूसरा है रेट्रोग्रेसिव। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि कोई भी लेस डेवलप्ड एनिमल है, उसका एडवांस कैरेक्टर लेके डेवलप्ड हो जाना। ठीक है, ये हमें क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। यानी कि कोई भी लार्वल फॉर्म है, वो लार्वल फॉर्म एडवांस कैरेक्टर के साथ बड़ा होकर एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वयस्क बन जाता है, उसे अपन मेटामॉर्फोसिस कह देते हैं। लेकिन इसके आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि विपरीत जो चेंजेस है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो एडवांस करेक्टर हैं वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो एक लेस डेवलप्ड एनिमल के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इस मॉर्फोसिस को या फिर इस प्रोसेस को कहा जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, यानी कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक लार्वा के अंदर, और लार्वा ट्रांसफॉर्म होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? इस टर्म को ही क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो मेटामॉर्फोसिस एक पोस्ट एम्ब्रियोनिक एक्सटेंशन है, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं इसके अंदर, जिसमें कि आपके हैबिटेट के अंदर चेंजेस होगा। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस होंगे, फिजियोलॉजिकली चेंजेस होंगे। इसके अलावा लार्वा के जो बिहेवियर है उसके अंदर भी चेंज होंगे। और इन सारे चेंजेस के बाद वो जो लार्वा है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर? एडल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसमें कि सारी ये जो चीज़ें हैं, जिसमें आपका हैबिटेट हो गया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, इसके अलावा जो बिहेवियर हो गया, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे और बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। किससे? लार्वा से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। एडल्ट बिल्कुल ही अलग हैबिटेट में रहने लगेगा, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बिल्कुल अलग हो जाएंगे, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो मेटामॉर्फोसिस है बेसिकली दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे सामने रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। दूसरा आता है हमारे सामने प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, दो ही प्रकार के मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो ये बेसिकली हमें एसिडियंस के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि इनका एक की कैरेक्टर हमें समझ में आता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि इनका जो लार्वा है, उस लार्वा के अंदर कॉर्डेटा वाले फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो एडल्ट है वो सेसाइल एग्जिस्टेंस दिखता है, यानी कि वो एक जगह स्थानबद्ध हो जाता है। इसके अलावा जितने भी लोकोमोटरी ऑर्गन लार्वा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे डिजेनरेट हो जाते हैं, वो हमें किसी भी प्रकार के रूप से देखने को नहीं मिलते। और वो कॉर्डेट्स के साथ जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उन सब वो सब भी हमें देखने को नहीं मिलती एडल्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ें उल्टी होना स्टार्ट हो रही है कि लार्वा के अंदर तो हमें कॉर्डेट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जब वो एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है तो हमें सारे कॉर्डेट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। हम वो जो एनिमल बना है, वो जो एडल्ट बना है, उसे देख के नहीं बता सकते कि ये कॉर्डेट्स के अंदर हमें रखना चाहिए। लेकिन ये जो लार्वा है, लार्वा के अंदर हमें एडवांस कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, और एडवांस कैरेक्टर के कारण देखने के कारण ही हमें इसकी जो रिलेशनशिप है वो कॉर्डेट्स के अंदर अपन देख सकते हैं, और फिर हम अपन ऐसे कॉर्डेट के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि उल्टा सारा काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। एडवांस कैरेक्टर वापस से डिजेनरेट होकर डिग्रेड होकर एक लेस डेवलप्ड एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन किसके अंदर? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर। प्रोग्रेसिव बिल्कुल रेट्रोग्रेसिव के अपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा? एक लेस डेवलप्ड एनिमल होगा, लार्वा होगा, वो आगे जाके एक वेल डेवलप्ड या फिर हम कहें एडवांस कैरेक्टर्स को लेके क्या बन जाएगा? एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? हमें एम्फीबियंस के अंदर देखने को मिलता है, जैसे मेढक का लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा। ठीक है, उसके अंदर बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जब वो एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट के जो लार्वा होते हैं, कीड़ों के जो लार्वा होते हैं, उनके अंदर भी यही चीज़ होती है, यानी प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलता है। सिंपल लार्वा का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, वो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि हम एडल्ट के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि दो मॉर्फोसिस हमने देख लिए। पहला रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरा हमने देख लिया प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडियंस, यूरोकॉर्डिटा और ट्यूनिकेटा।
यानी कि ये जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है ये एसिडियंस का मेनली कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जिसे अपन यूरोकॉर्डेट्स भी कह देते हैं या फिर टेनोगेट्स भी कह देते हैं। यूरोकॉर्डेटा का मतलब होता है कि यूरो का मीन्स है टेल और कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। तो यदि ऐसे एनिमल्स जिनकी टेल के अंदर हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है उन्हें अपन यूरोकॉर्डेटा के अंदर कंसीडर करते हैं और उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस है वो किसकी की फीचर्स हो गया, कैरेक्टर हो गया, वो यूरोकॉर्डेट्स कह लीजिए या फिर ट्यूनिकेट्स कह लीजिए या फिर आप उन्हें क्या कह सकते हैं, एसिडियंस भी कह सकते हैं। उनका क्या है, की फीचर्स है या फिर की कैरेक्टर है। ठीक है, इट इज गिवन दिस नेम बिकॉज हेयर अ प्रोग्रेसिव एक्टिव एंड अलर्ट लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू अ रेट्रोग्रेड एंड सेडेंटरी एडल्ट। यानी कि ये नाम इसे क्यों दिया गया है, मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे जो लार्वा होता है प्रोग्रेसिव लार्वा होता है, एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक रेट्रोग्रेड यानी कि डीजेनरेटेड या फिर हम कहें लेस कैरेक्टर, लेस डेवलप्ड कैरेक्टर वाले एडल्ट के अंदर या फिर सेडेंटरी एडल्ट के अंदर वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसे ये नाम दिया गया है। एसिडियंस जो हैं वो मराइन होते हैं यानी समुद्री होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, एक स्थानबद्ध जंतु हैं, वेग लाइक क्रिएचर्स होते हैं यानी कि एक थैली जैसी, पाउच जैसी संरचना इसकी होती है। ठीक है, दैट रिमेन अटैच टू अ रॉकी सबस्ट्रेटम ऑल देयर लाइफ्स एंड यूज अ करंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू देयर लार्ज एंड परफोरेटेड फेरिंग्स टू कलेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन विच दे फीड्स। यानी कि जो एसिडियंस होते हैं वो क्या होते हैं, मराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, एक स्थानबद्ध जंतु होते हैं। इसके अलावा उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, पाउच लाइक होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक रॉकी सबस्ट्रेटम ढूंढते हैं यानी पत्थर या फिर चट्टान जैसी एक आधार ढूंढते हैं जहाँ पे वो क्या रहते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं। एडिसिव पेपला उनके अंदर पाया जाता है जिससे वो क्या करते हैं, चिपके हुए रहते हैं। दूसरी हम बात करें कि ये फीडिंग कैसे करते हैं, तो पानी की जो धारा आती है, वाटर का जो करंट आता है समुद्र के अंदर, उससे ही ये क्या करते हैं, अपनी फीड करते हैं। उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको ये अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं और उस वहाँ से क्या करते हैं, खाना ये खाते हैं। ठीक है, अगली बात है कि इनका जो लार्वा है, लार्वा ऑन द अदर हैंड इज एक्टिव। इनका जो लार्वा है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है, टेडपोल जैसी इनकी शेप होती है एंड हैज़ ऑल द 3 कॉर्डेड फीचर्स। हमने देखा कि जो एसिडियंस होते हैं इनके अंदर हमें कहीं भी कॉर्डेट के फीचर देखने को नहीं मिले, ना ही हमने नोटोकॉर्ड की बात करी, ना ही हमने नर्व कॉर्ड की बात करी, ना ही हमने कहीं गिल स्लिट्स की बात करी, तो कोई भी कॉर्डेटा वाला फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें कि लार्वा की, तो लार्वा कैसा है, फ्री लिविंग लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो उसके अंदर कॉर्डेट्स के फीचर भी पाए जाते हैं कि उसके अंदर गिल स्लिप्ट भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा नोटोकॉर्ड हमें देखने को मिलती है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी हमें देखने को मिलती है। और लार्वा की शेप कैसी होती है, टेडपोल शेप का लार्वा हमें देखने को मिलता है, फ्री स्विमिंग वो लार्वा होता है। तो ये सारे फीचर्स हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, लार्वा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके आगे प्रोग्रेस करके जब एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ सारी चीज़ें बदल जाती हैं, इसका जो लिंक है वो कॉर्डेट से बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन जब हमने लार्वा की स्टडी करी तो हमने इसको कहाँ पे कंसीडर करा, कॉर्डेटा के अंदर हमने इसको रखा था। ठीक है, ये देख लीजिए, इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ट्यूनिकेट्स है या फिर हम हर्डवानिया से कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लार्वा है, द एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर्स ऑफ द लार्वा, ये लार्वा है। इसकी हम बात करते हैं एक एक चीज़ की, पहले भी हमने बात कर ली थी। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एडिसिव पेपला पाए जाते हैं जो कि एक सबस्ट्रेटम पे इसको अटैच करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये जब थोड़ी बहुत देर 4 से 5 घंटे निकलने के बाद, हैचिंग के बाद 4 से 5 घंटे ये वाटर के अंदर रहता है, उसके बाद इन एडिसिव पेपला के द्वारा ही ये किसी सबस्ट्रेटम या पत्थर पे जाके चिपकता है और यहीं से इसके जो मेटामॉर्फोसिस है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैंकियल सिफोन पाया जाता है जो कि ब्लॉक्ड है, स्टेटोसिस्ट है, सेंसरी ऑर्गन है एक इसका जो कि स्टेटोसिस्ट है, सेरेब्रल वेसाइकल्स हैं, ऑसिकल्स हैं जो भी क्या है एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है इसका, एट्रियल सिफोन है जो कि क्या है, ब्लॉक्ड है, नर्व कॉर्ड हमें देखने को मिल रही है जो कि कैसा फीचर है, एक कॉर्डेट्स का फीचर है। इसके अलावा नोटोकॉर्ड हमें देखने को मिल रही है जो भी कैसा है, कॉर्डेट्स का फीचर है। स्टमक हमें देखने को मिल रहा है, इंटेस्टाइन भी है इसके अंदर, हर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, ब्रेंकियल सैक है जिसे फेरिंग्स भी कहते हैं, और एंडोस्टेल है। यानी कि लगभग सारे के सारे हमें जो ऑर्गन्स है वो देखने को मिल रहे हैं। एक वेल डेवलप्ड हमें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है ये दूध देखने को मिलता है जो कि कैसा है, एक लार्वल फॉर्म है। लेकिन जब ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें डीजेनरेट हो जाएंगी, यहाँ से लुप्त हो जाएंगी और फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक लेस डेवलप्ड एनिमल के अंदर या एडल्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे, वो हम देखेंगे आगे। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि ये जैसे ही हैचिंग हुई, इसकी हैचिंग होने के बाद ये 4 से 5 घंटे फ्री स्विमिंग रहेगा। फ्री स्विमिंग रहने के बाद इसका क्या होगा, सबसे पहले ये सेटलमेंट होगा, ये वहाँ पे क्या करेगा, सेटल होगा, एक जगह अपना सबस्ट्रेटम ढूंढेगा, सबस्ट्रेटम ढूंढने के बाद वहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा, और अटैच होने के बाद वो वहाँ क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस की स्टार्टिंग करेगा। किस तरीके से वो देखिए, द फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस बिकम स्लगिश, इट सून फिक्स इटसेल्फ टू अ सी बीड्स और स्टोन बाय एडिसिव पेपले एंड इमीडिएटली फॉल्स अ विक्टिम ऑफ फास्ट डीजेनरेशन।
यानी कि कुछ देर फ्री स्विमिंग घूमने के बाद ये लार्वा क्या करेगा, एक रॉकी सबस्ट्रेटम देखेगा अपने जैसा, उसी के अंदर सी वीड के कह लीजिए कोई भी रॉकी सबस्ट्रेटम जो भी इसे मिलेगा वहाँ पे एडिसिव पेप्ला के द्वारा क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा। सबसे पहले अटैच होने के बाद क्या होगा, ये नेगेटिवली फोटोटैक्टिक होगा, ठीक है। और कैसा होगा, पॉजिटिवली कैसा होगा, ये जियोटैक्टिक होगा। यहाँ पे दो चीज़ समझने की है, नेगेटिवली फोटोटैक्टिक और पॉजिटिवली जियोटैक्टिक। इसका अंतर क्या है वो चीज़ समझिए कि ये हमारे सामने एसिडियन टेडपोल लार्वा है, ये किसी भी कोई सबस्ट्रेटम आ गया हमारे सामने, रॉकी सबस्ट्रेटम आ गया, यानी पत्थर आ गया, कोई भी सी बीड आ गई, वहाँ पे जाके क्या होगा, एडिसिव पेप्ला के द्वारा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये एडिसिव पेप्ला है जिनके द्वारा क्या हो गया, अटैच हो गया। अब क्या हुआ, ऊपर की तरफ मान के चलिए यहाँ पे सन है, ठीक है, ये सन है, लेकिन ये सन के बिल्कुल अपोजिट है, ये इसका माउथ वाला पोर्शन है, ठीक है, माउथ वाला पोर्शन है, तो ये नीचे की तरफ है, तो सन के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये कैसा हो गया, प्रकाश से कैसा हो गया, फोटो टैक्टिक नेगेटिवली हो गया, फोटो से नेगेटिव हो गया। लेकिन भूमि की तरफ है यानी अर्थ की तरफ है तो कैसा हो गया, पॉजिटिवली अर्थ की तरफ हो गया। ये दो शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, यानी कि प्रकाश से नेगेटिव है, भूमि से पॉजिटिव है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इस लाइन के अंदर यही चीज़ लिखी हुई है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि सम ऑथर्स बिलीव दैट द हैबिटेट सिलेक्शन इज द मेन कॉज ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसिडियन टेडपोल लार्वा, यानी कि कुछ जो ऑथर्स हैं वो ये मानते हैं कि यही मेन चीज़ होती है किसी भी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होने के लिए, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा का, वो यही होता है कि वो एक जगह पे सेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कहीं भी वो सेट होने में प्रॉब्लम उसको होगी तो फिर वो वहाँ से उसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो नहीं हो पाएगा और उस जो एनिमल है या जो लार्वा है उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी चीज़ को बताने के लिए वेरेल नाम के साइंटिस्ट आए 1955 के अंदर, ठीक है। इन्होंने हैबिटेट सिलेक्शन की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई। इन्होंने बताया कि यदि जो लार्वा है, एसिडियन टेडपोल लार्वा है, उसे अच्छा हैबिटेट नहीं मिला, सिलेक्शन नहीं कर पाया वो, ठीक है, सेटलमेंट करने के लिए सिलेक्शन नहीं कर पाया हैबिटेट का, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा। जैसे मान के चलिए वो जो टेडपोल लार्वा है उसको कैसा जो सबस्ट्रेटम में मिलना चाहिए, रॉकी मिलना चाहिए, एक सॉलिड प्लेस मिलना चाहिए, लेकिन गलती से वो क्या हो गया, किसी कीचड़ के अंदर धंस गया या कोई दलदल के अंदर धंस गया और वहाँ जाके उसने जो मेटामॉर्फोसिस करना स्टार्ट किया, लेकिन वो वहाँ पे स्टार्ट नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसने बताया, बेरेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था सबसे पहले। तो सेटलमेंट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होना स्टार्ट होगी चीज़ें। अब देखिए मेटामॉर्फोसिस होगा तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले होते हैं रेट्रोग्रेसिव चेंजेस और दूसरे होते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस। पहले नंबर पर होते हैं रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, कौन कौन से हैं वो देखिए कि जैसे ही फिक्सेशन हुआ, सेटलमेंट हुआ, वो वहाँ पे जाके स्टार्ट हुआ, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट पे जाके वो मिल गया, मिलने के बाद क्या होगा, जस्ट आफ्टर फिक्सेशन द लेंथ ऑफ द टेल बिकम ग्रेटली डिमिनाइज्ड, यानी कि अब जब ये यहाँ पे सबस्ट्रेटम पे अटैच हो गया उसके बाद सबसे पहले ये जो पूंछ है, इसकी टेल वाला पोर्शन है, ये यहाँ से डिजेनरेट होना स्टार्ट होगा, इसकी सबसे पहले डिजेनरेशन होगी। और डिजेनरेशन किस प्रकार से होगी, या तो ये यहाँ से इसके जो कॉडल फिन है वो सबसे पहले खत्म होना स्टार्ट होंगे, उसके बाद ये जो टेल है इसकी वो टूट के अलग हो जाएगी, या फिर ये अंदर की तरफ अवशोषित कर ली जाएगी, और टेस्टा है वो भी क्या कर लिया जाएगा, अंदर की तरफ अवशोषित कर लिया जाएगा। तो सबसे पहला पोर्शन या सबसे पहला काम क्या होगा, पूंछ का सबसे पहला काम होगा टेल बिकम ग्रेटली डिमिनाइज, वो सबसे पहले छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होगा, द नर्व कॉर्ड बिकम रेस्ट्रिक्टेड टू द ट्रंक रीजन एंड इट्स अल्टीमेटली रिड्यूस टू अ सॉलिड नर्व गैंग्लियन, कि जो नर्व कॉर्ड है, इस टेल वाले रीजन के अंदर एक नर्व कॉर्ड है, उस नर्व कॉर्ड का क्या होगा, नर्व कॉर्ड का क्या होगा, यहाँ पे वो ट्रंक रीजन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो ट्रंक वाला रीजन है, ये ट्रंक वाला रीजन है, यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई है, ये क्या, नर्व कॉर्ड, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, नर्व गैंग्लियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जब एडल्ट ये बन जाएगा तो वहाँ जाके किसके अंदर चेंज हो जाएगी, नर्व गैंग्लियन के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी कि नर्व्स का एक गुच्छा ये बन जाएगी जो न्यूरल कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगला प्रोसेस देखिए, द नोटोकॉर्ड बिकम कॉइल्ड, डिसऑर्गेनाइज एंड फाइनली डिसअपियर। जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होगी, सबसे पहले कॉइल्ड होना स्टार्ट होगी, ऐसे ऐसे करके कॉइल्ड होगी, कॉइल्ड होने के बाद वो डीऑर्गेनाइज्ड होगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, डिस्टर्ब होने के बाद फाइनली क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलेगी एनिमल के अंदर। फाइनल द ट्रंक बिकम ब्राउंडेड, यानी कि जो ट्रंक वाला पोर्शन है, ये जो इसका ट्रंक वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर करिए, ये देखिए साइज इस ट्रंक वाले पोर्शन की और यहाँ पे इस जो ट्रंक रीजन है इसकी आप साइज देखिए, तो साइज इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी ट्रंक वाले रीजन की, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, द माउथ इज शिफ्टेड टू 90 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब यहाँ पे जो इसका माउथ का काम होना स्टार्ट होगा वो किस तरीके से होगा, देखिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल हमें कोई भी माउथ नहीं है, ठीक है, ये कोई भी फीडिंग नहीं करता, जब ये लार्वल फॉर्म में होता है किसी प्रकार की फीडिंग नहीं करता, तो माउथ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब धीरे धीरे माउथ का बनना स्टार्ट होगा, और स्टार्ट किस तरीके से होगा कि ये जो एडिसिव पेप्ला है यहाँ से माउथ का बनना स्टार्ट होगा, और ये जो पोर्शन है, ये जो पॉइंट है, ये 90 डिग्री पर घूम के इधर की तरफ चला जाएगा लगभग। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आना, माउथ यहाँ पे आके धीरे धीरे, और ये देखिए यहाँ मान के चलिए यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ और 90 डिग्री पर घूमकर लगभग यहाँ पे आ गया, ठीक है।
ऐसे था, ऐसे होने के बाद लगभग 90 डिग्री घूम के इस तरीके से ये चेंज होता है यहाँ पे। तो 90 डिग्री पे माउथ का जो पोर्शन है वो घूम जाता है जहाँ से वो अटैच हुआ। तो ये सारे तो चेंजेस हो गए इसके, क्या रेट्रोग्रेसिव चेंजेस हो गए, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें डिजनरेट होनी थी वो सारी चीज़ें डिजनरेट हो चुकी हैं। और डिजनरेट क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टेल यहाँ पे क्या हुई है, डिजनरेट हुई है, नर्व कॉर्ड डिजनरेट हुई है, न्यूरल कॉर्ड यहाँ पे जो वो है वो डिजनरेट हुई है। अब यहाँ पे दूसरे प्रोग्रेस आने वाली है, और दूसरे प्रोग्रेस चेंजेस क्या होंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे। यानी कि प्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो एडल्ट जब वो बनेगा वहाँ पे उसके लिए जरूरी हो जाएंगे, तो उनका होना जरूरी है, इसलिए वो क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन्हें कहा जाता है। तो क्या होता है देखिए, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम द टेडपोल लार्वा टू द एडल्ट ऑल द चेंजेस आर नॉट नेसेसरी डिजेनरेटिव, यानी कि सारे के जो चेंजेस हैं वो डिजेनरेटिव नहीं होते, कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होते हैं, यानी कि कुछ अच्छे चेंजेस भी होते हैं जो कि एनिमल के लिए, एडल्ट के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। विच आर इंटीमेटली एसोसिएटेड विद देयर सर्वाइवल बिकम मोर एलोबरेट एंड स्पेशलाइज्ड। अब कौन कौन से चेंजेस हैं वो देखिए। द शेप ऑफ टॉर्सो बिकम सिमिलर टू दैट अ पियर, यानी कि इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल नाशपाती के आकार की हो जाती है, ठीक है। टॉर्सो है वो घूम के कैसा हो जाता है, बिल्कुल पियर शेप हो जाता है, नाशपाती के आकार का हो जाता है। 4 ectodermal ampullae are produced on its 4 corner and 2 small addition ampullae are also found on the surface of back. They also act as a respiratory organ. यानी कि यहाँ पे अब जो एडेसिव पेप्ला है वो डिसअपियर हो गए, वो वहाँ से खत्म हो गए क्योंकि वहाँ पे आके लार्वा चिपक चुका था। लेकिन अब ये जो बना है एनिमल, ये जो एनिमल बना है ये सेडेंट्री है, सेडेंट्री है तो इसको चिपकने के लिए भी चीज़ें चाहिएंगी, तो चिपकने के लिए चीज़ें चाहिए, तो वो क्या होगा, 4 एडिसिव एम्पुला यहाँ पे बनना स्टार्ट होंगे और उन्हीं के माध्यम से ये क्या करेगा, चिपकेगा किसी भी सबस्ट्रेटम पर। इसके अलावा पीछे की तरफ, यानी कि जो 4 एडिसिव पेप्ला है इनके पीछे की तरफ, अंदर की तरफ कुछ और शॉर्टन पेप्ला होते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। चलिए, द ब्रेंकियल चैम्बर बिकम एनलार्ज एंड द नंबर ऑफ स्टिग्मेटा आर एनहेंस, यानी कि ये जो ब्रेंकियल चैम्बर है, जो आप अंदर की तरफ चैम्बर देख रहे हैं, ये लार्ज हो जाता है, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप साइज़ यहाँ पे कितनी ज़्यादा इसकी बड़ी हो गई है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। साइज़ ऑटोमेटिक क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट इन द लार्वल फॉर्म, न्यूरल ग्लैंड इन एडल्ट एंड नर्व गैंग्लिया। जो न्यूरल ट्यूब होती है वो लार्वा जो फॉर्म है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन जब वो एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है तो वो न्यूरल ट्यूब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, न्यूरल ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और नर्व गैंग्लिया के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखिए, आफ्टर द टेस्ट इज एब्जॉर्ब ऑन द माउथ बिकम एक्टिव एंड इट स्टार्ट टू इंजेस्ट फूड थ्रू द सिलियरी एक्शन। ये जो लार्वल फॉर्म है, इस लार्वल फॉर्म के ऊपर टेस्ट है चारों तरफ, यानी कहीं भी ओपनिंग हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये जो टेस्ट है ये अब क्या होगा, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होकर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे 2 ओपनिंग बनेंगी माउथ की, और माउथ की ओपनिंग बनने के बाद यहीं से किसका निर्माण होगा, माउथ का निर्माण यहाँ से हो जाएगा, और ये ओपनिंग किसकी बन जाएगी, माउथ की ओपनिंग बन जाएगी, और यहीं से ये क्या करेगा, फूड को इंजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, और इसका जो डाइजेशन सिस्टम है, यानी कि इसका जो फीडिंग का सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, स्टमक एंड इंटेस्टाइन ग्रो इन साइज एंड लीवर आल्सो डेवलप। अब यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है उसका साइज ग्रो करना स्टार्ट करेगा, स्टमक का साइज ग्रो करना स्टार्ट करेगा, लीवर भी क्या करेगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। एट्रियल कैविटी इंक्रीजिंग साइज, जो एट्रियल कैविटी है जिसके अंदर हर्ट हमें देखने को मिलता है, वो भी क्या हो जाएगी, साइज के अंदर थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज इसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो हर्ट है, वो हर्ट भी वेल डेवलप्ड हो जाएगा। वेल डेवलप्ड होने के बाद उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, पेरिकार्डियम की एक लेयर बन जाएगी, कवरिंग बन जाएगी, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वेल डेवलप्ड यहाँ पे हो जाएगा। अब हमने देखा कि लार्वा के अंदर, जब हम टेडपोल लार्वा पढ़ाते तो लार्वा के अंदर कहीं भी हमने गोनाड या फिर गोनाड डक्ट की बात नहीं करी थी, लेकिन एडल्ट में ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो जो लार्वा के अंदर मेसोडर्मल सेल हमें देखने को मिलती है, उन मेसोडर्मल सेल से क्या बनता है, गोनाड्स हमें देखने को मिलते हैं, और गोनाड डक्ट भी एडल्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं टेस्ट डेवलप्ड फुली एंड सराउंड द एंटायर एनिमल। जो टेस्ट है वो फुली डेवलप्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और पूरे एनिमल्स को चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा, ठीक है। आगे देखिए, एट द पोस्टीरियर एंड इट फॉर्म अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग फुट विच हेल्प टू स्टिक द एनिमल टू द सर्फेस। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट क्या करेगा, इसके पोस्टीरियर वाले पोर्शन पे जाके एक थिक बॉल बना लेगा, एक मोटी परत बना लेगा, और वही इसकी क्या करेंगे, एडेसिव पेपिला के रूप में काम करेगा। तो ये सारे चेंजेस होते हैं कि इसके अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस के अंदर होते हैं, इन सारी चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो लार्वा यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले ये लार्वा था, इस लार्वा के अंदर एडेसिव पेपिला का डिजेनरेशन हुआ, सबसे पहले वो पेपिला हटे, उसके बाद ये जो टेल है यहाँ से डिजेनरेट हुई, टेल धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होगी। सबसे पहले कॉडल फिन है वो वहाँ से हटना स्टार्ट होगी, इसके बाद इनकी जो नर्व कॉर्ड है वो नर्व कॉर्ड अंदर की तरफ अवशोषित कर ली जाएगी, और नर्व कॉर्ड अंदर की तरफ अवशोषित करने के बाद ये जो ट्रंक वाला रीजन है, ट्रंक वाला रीजन का जो साइज़ है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। इसके बाद जो इंटेस्टाइन है उसका साइज होना इंक्रीज हो जाएगा, और स्टोमक का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो हर्ट है वो वेल डेवलप्ड हो जाएगा। इसके बाद जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, गोनाड्स और गोनाड डक्ट का निर्माण करना स्टार्ट कर देंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जो न्यूरल ट्यूब है, वो न्यूरल ट्यूब नर्व गैंग्लियन के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये सारे के सारे कैसे चेंजेस है, ये प्रोग्रेसिव चेंजेस है, यानी कि ये एडवांस की फीचर है, किसके लिए, एडल्ट के लिए, ठीक है। तो अब
यहाँ पे देखिए इस पिक्चर के अंदर हम समझ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले ये स्पर्मेटोजोआ आए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो ओवम था, ओवम आया, इन दोनों का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये आगे इस तरीके की प्रोसेस बनी। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या बन गया, टेडपोल लार्वा बन गया। इसकी बड़ी साइज हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का ये टेडपोल लार्वा है, ठीक है। ये जो नोटोकॉड है, इस नोटोकॉड के ये जो कॉर्डल फिन है, ये कॉर्डल फिन यहाँ से सबसे पहले डिजेनरेट होंगे, इसके अंदर आप देखिए। और डिजेनरेट होने के बाद ये जो नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉड है, ये नोटोकॉड भी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिजेनरेट हो रही है। डिजेनरेट होने के बाद यहाँ पे कॉइल्ड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कॉइल्ड होना स्टार्ट होने के बाद ये अब सबस्ट्रेटम पे आकर सबसे पहले क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है। सबस्ट्रेटम पे अटैच हुआ। अब यहाँ पे आके इसने क्या किया है, स्टार्ट किया है कि इसको मेटामॉर्फोसिस को होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, गिल स्लिट की यहाँ पे बनी। इसके बाद एट्रियम यहाँ पे बना, एट्रियोपोर यहाँ पे हमें देखने को मिला, एंडोस्टाइल हमें देखने को मिली। और यहाँ पे जो डीजनरेटेड टेल है वो यहाँ से हटकर बिल्कुल अलग हो जाएगी बॉडी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, लार्वा से एक एडल्ट बन गया, हर्ड मानिए एडल्ट बन चुका है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे सामने कि एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडियन टेडपोल, यानी एसिडियन टेडपोल है उसके क्या हमें सिग्निफिकेंस है, क्यों हमें एसिडियन टेडपोल को पढ़ना पड़ता है, क्यों हमें ये काम क्या आता है बेसिकली। तो देखिए क्या होता है कि एक तो टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस का होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा का। वो टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं तो एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर हमें कॉर्डेटा के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे नोटोकॉड हो गई, नर्व कॉड हो गई, इसके अलावा गिल स्लिट हमें देखने को मिले। लेकिन जब अपन एडल्ट की बात करते हैं तो वहाँ हमें ये तीनों ही फीचर्स देखने को नहीं मिलते। तो यदि हम टेडपोल लार्वा को ना पढ़ें या ना देखें तो फिर हम यहाँ पे टैक्सोनोमिक जो इसका फीचर है या फिर हम कहें इसका जो टैक्सोनोमी है वो हम नहीं कर पाएंगे, इसका वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडल्ट के अंदर एक भी कॉर्डेटा वाला फीचर नहीं है। तो हम उसे कॉर्डेटा के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते जब तक हम टेडपोल के फीचर्स को नहीं देखेंगे। लेकिन यदि हम टेडपोल के फीचर देख लेंगे तो हम उसे कॉर्डेटा के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो एक तो ये वाला इसका क्या होगा, टैक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरी हम बात करते हैं इसके फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस की। फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि एक रेसिपिटुलेशन थ्योरी चलती है, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है, एसिडियन लार्वा पोजेसिंग द कॉर्डेट फीचर इज कंसिडर्ड एज द रेलिक ऑफ फ्री स्विमिंग एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट, यानी कि ये जो फ्री स्विमिंग लार्वा है, ये एंसेस्ट्रल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका क्या बनता है, एंसेस्टर बनता है हमारे सामने। हम ये समझते हैं कि ये उनका क्या है, एंसेस्टर है। लेकिन जब अपन हर्ड माने की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ हमें कहीं भी हमें वो वर्टिब्रेट्स का एंसेस्टर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए हमें टेडपोल लार्वा को पढ़ना जरूरी हो जाता है। दूसरी हम बात करते हैं डिस्पर्सल की। डिस्पर्सल में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखिए जो आपका हर्ड मानिया है वो एक क्या है, सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो एक जगह पर स्थानबद्ध है। तो वहाँ से उसका प्रकीर्णन नहीं हो सकता, यानी कि वहाँ पे उसका डिस्पर्शन नहीं हो सकता, भोजन वो अलग अलग प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन जो फ्री स्विमिंग लार्वा है, टेडपोल लार्वा है, वो फ्री स्विमिंग वो कहीं पे जाके जा सकता है, उसका प्रकीर्णन हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा सकता है। तो जो डिस्पर्सल की जो थ्योरी चलती है उसमें किसका रोल होता है, टेडपोल लार्वा का रोल होता है। वहाँ पे हर्ड मानिया ये काम नहीं कर सकता। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है टेडपोल लार्वा के। इस तरीके से हमने रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।